गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग एंड नाइट्राइडिंग। ये टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कल ओस टेम्परिंग पढ़ाया था, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स है वो आज मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ओस टेम्परिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पर आपको डाउट था कि हमने वाटर क्वेंचिंग ली है, ठीक है। ये जो वाटर क्वेंच है वो हमने लिया है, तो ये वाटर क्वेंच जो लिखा हुआ है वो सही है, एकदम करेक्ट है। हमने ओस टेम्परिंग के केस में क्या पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे, स्टील को हीट अप कर रहे थे हार्डनिंग टेम्परेचर तक, ठीक है। उसके बाद में उसको क्या कर रहे थे, होल्ड रख रहे थे और क्या कर रहे थे, क्वेंच कर रहे थे। कौन से मीडियम में, साल्ट बाथ मीडियम में। तो ये जो कंप्लीट है ये कौन सा मीडियम है, साल्ट बाथ मीडियम, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको रूम टेम्परेचर पर कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर कूलिंग का मीन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर तक लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस है वो हम वाटर यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम कूलिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर यूज में ले रहे हैं, और उसका जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर लेके आ रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर क्वेंच, इसका मीनिंग यही है कि यहाँ तक हमने क्या किया था, क्वेंच किया था साल्ट बाथ के अंदर। उसके बाद में ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। कौन से टेम्परेचर तक लेके आना है, रूम टेम्परेचर तक। सपोज करो यहाँ पर, सपोज करो जो ये है ये कौन सा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। अब इस रूम टेम्परेचर तक लाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज में ले रहे हैं, ठीक है। जो प्रोसेस यूज में ले रहे हैं वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, वाटर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये इसलिए लिखा हुआ है वाटर क्वेंच, ओके। तो आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेम्परिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे टेम्परिंग, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, स्टील को हीटअप कर रहे थे। उसके बाद में उसको क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे। वापस उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे, ठीक है। तो हम उनका क्या कर रहे थे, हार्डनिंग कर रहे थे। अब हार्डनिंग में हमने ओस टेम्परिंग पढ़ा था, मार टेम्परिंग पढ़ा था। मार टेम्परिंग किसके लिए था, मार्टेनसाइट के लिए। ओस टेम्परिंग किसके लिए था, ओसे। तो आपने डायग्राम देखा होगा मार टेम्परिंग और ओस टेम्परिंग का, ठीक है। ऐसे टेम्परिंग होता है आपका, जो क्या होता है, आगे का प्रोसेस है। जो हमने अभी तक जो प्रोसेस किया है, हमने कूल किया है स्टील को, ठीक है। अब स्टील को कूल किया तो जो उसका नेचर है वो ब्रिटलनेस नेचर हो जाता है, ठीक है। उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो ब्रिटल हो जाती है। तो ब्रिटल से डक्टाइल लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस आगे फर्दर कंसिडर करते हैं, टेम्परिंग कंसिडर करते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे, हीट ट्रीटमेंट कर रहे थे। और इसमें भी यही कह रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हार्डनिंग heat treatment it is usually desirable to increase the ductility of the steel, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस स्टील की डक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय टेम्परिंग विच कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द हार्डेंड स्टील। जो हार्डेंड स्टील का मीन्स क्या होता है कि हमने जो इसे ओस टेम्परिंग किया था, मार टेम्परिंग किया था, या और भी हमने हार्डनिंग किया था, ठीक है। तो जो स्टील हमें मिला, जिस प्रोसेस हमें स्टील मिला, आफ्टर प्रोसेस हमने कूल किया, उसको कूल करने के बाद जो स्टील हमें मिला उसको हमने क्या नाम दिया, हार्डेंड स्टील, ठीक है। अब बात करेंगे टेम्परिंग के अंदर, तो कौन से स्टील की बात करेंगे, हार्डेंड स्टील की बात करेंगे। इसका मीनिंग यह है कि इसके अंदर हार्डेंड स्टील के अंदर वो प्रोसेस हो चुके हैं जो हमने अभी तक पढ़े थे, जो हार्डनिंग कर रहे थे हम, ठीक है। तो
which consist of heating the hardened steel to some temperature below A1। अब ये A1 क्या है, ये A1 टेम्परेचर लाइन है। हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपके A1 लाइन थी, A2 लाइन थी, ACM लाइन थी। तो आप एक काम करना, आयरन कार्बन डायग्राम में जाके देखना कि A1 लाइन कौन सी लाइन थी। A1 एक टेम्परेचर लाइन थी, ठीक है। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम किसके वर्सेस होता है, टेम्परेचर वर्सेस कार्बन कंटेंट के बीच में होता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर लाइन होती है ना, जैसे A1 लाइन है, तो ये A1 लाइन है। ऐसी A2 लाइन होती है और ऐसी ACM लाइन होती है। 3 लाइन्स होती है इसके अंदर आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर। A1 लाइन क्या होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइन होती है। तो ये यही कह रहा है कि जो A1 लाइन है, जो टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, हार्डन स्टील को क्या करेंगे, टू सम टेम्परेचर बिलो A1 क्या करेंगे, फॉर अबाउट 1 आवर टू प्रोड्यूस टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। जो हमारे पास में हार्डन स्टील है उसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम हीट अप करेंगे। टेम्परेचर कौन सा रखेंगे, A1 टेम्परेचर से बिलो रखेंगे हम हार्डन स्टील को करेंगे तो। और जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 1 आवर रहेगा। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, अपना टेम्परिंग कहलाता है। थस टेम्परिंग इज कैरिड आउट। तो टेम्परिंग करेंगे तो हमें कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। जो हमारे पास जो हार्ड एंड स्टील था, ठीक है, उसको हमने हीटअप किया कौन से टेम्परेचर तक, A1, जो A1 टेम्परेचर उससे बिलो तक रखेंगे, ठीक है। और उसको भी हम 1 आवर तक रखेंगे। तो ऐसा करने से हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती है। आप ही सपोज करो हम किसी चीज़ को हीटअप करें तो वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इंक्रीज टफनेस, उसकी जो टफनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हार्डनेस, उसकी जो हार्डनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो डक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाएगा। पहले की कंपैरिजन में क्या था उसका, उसमें उस कंपैरिजन से और अब कंपैरिजन क्या हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगी स्ट्रक्चर, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। और उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस थे वो क्या हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे। Tampering leads to the decomposition of martensite into a ferrite cementite mixture and strongly affects of all properties of the steel। ठीक है। तो टेम्परिंग क्या करता है, टेम्परिंग डिकम्पोजिशन करता है किसका, मार्टेनसाइट का डिकम्पोजिशन करता है, किस में करता है, फेराइट और सीमेंटाइट मिक्सचर में। ये था आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग आपका आगे का प्रोसेस होता है। पहले हम क्या कर रहे थे, हार्डनिंग कर रहे थे। हार्डनिंग में हम अलग अलग मेथड यूज़ में ले रहे थे, ठीक है। जब हमने स्टील को हार्डनिंग कर दिया, उसको कूल कर दिया, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, हार्डन। उसका नाम क्या रखा था हमने, हार्डन स्टील, ठीक है। इस हार्डन स्टील को हमने क्या किया, टेम्परिंग किया। टेम्परिंग का मीन्स क्या होता है, उसको सम टेम्परेचर तक क्या किया, उसको दोबारा से हीटअप किया। और वो टेम्परेचर, सम टेम्परेचर कौन सा है, A1 टेम्परेचर। A1 जो टेम्परेचर था उससे बिलो टेम्परेचर तक हमने उसको हीटअप किया। और 1 आवर तक हमने इसको क्या रखा, इसको 1 आवर तक रखा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो स्टील की, वो क्या हुई, और इम्प्रूव हुई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या होता है आपका, देर आर मेनी इम्पोर्टेंट। तो अब हम बात कर रहे थे केस हार्डनिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा गियर्स, बियरिंग देखी होगी, ठीक है, कार्स में, ठीक है, बियरिंग, सरफेस, केम साफ्ट एंड वियर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन केस में क्या होता है कि इन केस में जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या रहता है, शॉक रेजिस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा, शॉक रेजिस्टेंस, टफ एंड कैपेबल ऑफ कैरिंग हाई स्ट्रेसेस। तो इन केस में क्या करते हैं हम, केस हार्डनिंग यूज में लेते हैं। देर आर मेनी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक गियर्स, बियरिंग, surfaces, camshaft, and wear resistant faces on members, which must also be tough, shock resistant, and capable of carrying high stresses, ठीक है। The steel used for this purpose is usually a low carbon steel and does not respond
एप्रिशिएबल टू हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्टील हम कौन से पर्पज से यूज में लेते हैं? लो कार्बन स्टील जो कि हम यूज में लेते हैं, वो हमारा पर्पज रहता है कि हम उसकी जो हार्डनिंग है वो कैसे इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो उसकी जो हार्डनिंग है वो वेरी करना, वो क्या होता है इस केस में हम कंसिडर करते हैं। जैसे ये है द प्रोसेस consists of increasing the carbon content of the case so that it will respond to hardening and keep the core soft and ductile। ठीक है, तो आपने आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा क्योंकि हम ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम में हमारे पास में जो वर्टिकल एक्सिस थी वहाँ पर क्या था? टेम्परेचर था। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी वहाँ पर क्या था? हमारे पास में कार्बन कंटेंट था। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट जिस जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो रही थी? चेंजेज हो रही थी। यहाँ पर क्या होता था आपके वर्टिकल एक्सिस पे, जहाँ पर 0 कार्बन कंटेंट था, प्योर आयरन था। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहे थे हम? हीटअप कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो अलग अलग रेंजेस थे, यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टोइड पॉइंट। तो आयरन कार्बन डायग्राम में जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे उसका जो कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। तो हमें हार्ड करना है, दैट मीन्स हमारे पास में जो भी है, जैसे ये हमने स्टील यूज में ले रहे हैं, हमारे पास में प्योर आयरन है। ठीक है, अब हमें और हार्ड करना है। और हार्ड क्यों करना है? क्योंकि हमें गियर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे हम जो एप्लीकेशन हम गियर्स, बियरिंग, इन सब में यूज़ में, कैम शाफ्ट, इन सब में यूज़ में लेने के लिए इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? और हार्ड होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? शॉक रेजिस्टेंट हो सके, और जो जितना भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो क्या कर सके? कैरी कर सके, एक्सेप्ट कर सके, हाई स्ट्रेस एक्सेप्ट कर सके। उसकी जो टफ है वो इंक्रीज होनी चाहिए। कौन है? तो हम क्या कर रहे हैं? कार्बन कंटेंट उसको और इंक्रीज करेंगे, जिससे जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, यानी कि हमें गियर बनाने के लिए, बियरिंग सरफेस बनाने के लिए, और केम शाफ्ट है, इन जैसे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हमारा जो मकसद है वो क्या है? ये जो कंपोनेंट्स है वो क्या करते हैं? वो जो टफनेस है वो क्या हो? ये एक्सेप्ट करे, जो शॉक रेजिस्टेंट मिलता है वो एक्सेप्ट करे, जो हाई स्ट्रेस जनरेट होती है वो एक्सेप्ट करे। वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब कार्बन कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? द स्टील यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज यूजुअली ए लो कार्बन स्टील डज नॉट रेस्पॉन्ड एज एप्रिशिएबल टू हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट ऑफ द केस so that it will respond to hardening and keep the core soft and ductile. The carbon is introduced by the process of diffusion from carbon monoxide gas, which is brought into contact with the surface at an appropriate temperature 870 to 950 degree centigrade by some controlled means। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन है, उसको क्या करें? इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनो यानी कि CO है, हमारे पास में गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, विच इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ द सरफेस। जो हमारे पास में सरफेस है उस सरफेस के हम क्या लेके आएंगे? कांटेक्ट में लेके आएंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको हम सरफेस के कांटेक्ट में लेके आएंगे, जिसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 870 डिग्री टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केस हार्डनिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, द केस हार्डनिंग इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोसेस ऑफ केमिकल हीट ट्रीटमेंट in which the saturation of the surface of low carbon steel with a certain element by diffusion of this element from the surrounding medium at a high temperature takes place। ठीक है, तो केस हार्डनिंग का क्या मीनिंग निकला आपको?
केस हार्डनिंग का केस ये था कि हम केस हार्डनिंग इसलिए कर रहे थे कि जब हमारे पास में लो कार्बन स्टील था तो हम उस केस में क्या नहीं कर सकते, हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास में उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो केस हार्डनिंग है वो इंक्रीज़ करने के लिए गियर्स बियरिंग इनको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्बन है वो कंटेंट है वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो हार्डनिबिलिटी है वो क्या होगी, और इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उसकी जो हार्डनिबिलिटी वो और इंक्रीज़ होगी। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा, हम क्या करेंगे, जो कार्बन है हमारे पास में, ठीक है, जो कार्बन है इसको डिफ्यूज़न करेंगे किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, जो कि सरफेस के क्या आएगा, कांटेक्ट में आएगा। जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 870 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट राइडिंग होता है। जैसे नाइट राइडिंग मेथड है, तो इस नाइट राइडिंग मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास जो स्टील है, जो स्टील की जो सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस को हम किसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, नाइट राइड के कांटेक्ट में। जैसे आप देख सकते हो, नाइट राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सैचुरेटिंग द सरफेस ऑफ स्टील विथ नाइट्रोजन बाय होल्डिंग इट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स एट ए टेम्परेचर बिटवीन 480 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन अमोनिया। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, नाइट राइडिंग के केस में हम कर रहे हैं, जो हमारे पास में जो स्टील है ना, ठीक है, हमारे पास जो स्टील की सरफेस है उस सरफेस को हम नाइट राइडिंग के कांटेक्ट में लेके आएंगे और उसको कहाँ तक रखेंगे, हम कुछ मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड्स तक रख सकते हैं। और जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 480 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और अमोनिया हम यूज में लेंगे। ठीक है, नाइट राइडिंग इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ द सरफेस टू ए वेरी हाई डिग्री। ठीक है, तो नाइट राइडिंग क्या करता है, हार्डनेस को इंक्रीज करता है। जो स्टील की सरफेस है और जो उसकी हार्डनेस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। केस हार्डनिंग में तो केस हार्डनिंग में भी तो यही कर रहे थे, जो उसकी सरफेस है, ठीक है, जो उसकी सरफेस है, स्टील की सरफेस है, उसको क्या कर रहे थे, उसको हार्ड कर रहे थे। और जबकि उसका जो कोर है वो क्या हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, कोर सॉफ्ट एंड डक्टाइल। जो कोर है, जो बीच का पार्ट है स्टील का, वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और उसको जो बाहर की सरफेस है स्टील की, जो स्टील की बाहर की सरफेस है वो क्या रहती है, हार्ड रहती है। इसी तो हम केस हार्डनिंग यूज में मेथड लेते हैं, ऐसे नाइट राइडिंग मेथड यूज में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो उसकी हार्डनिबिलिटी है उसको और इंक्रीज करते हैं। जो सरफेस, जैसे हमारे पास सपोज करो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड की क्या है हमारे पास में, ये स्टील वाली ये सरफेस है। इस सरफेस को हमें क्या करना है, हार्ड करना है। तो इस सरफेस को हार्ड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूज में ले रहे हैं, विथ अमोनिया ले रहे हैं, और कहाँ तक रख रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड तक रख रहे हैं। और जो टेम्परेचर है वो कितना है, 480 डिग्री टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाइट राइडिंग इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ द सरफेस ऑफ टू ए वेरी हाई डिग्री। It also increases the wear resistant, fatigue limit and resistance to corrosion in such media as the atmosphere, water, steam, etc. ठीक है, तो इस लाइन में क्या कह रहा है, इस लाइन में ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा मीन्स हम नाइट राइडिंग मेथड यूज में लेके अगर हमने उसकी स्टील की जो सरफेस है वो और हार्ड बनाई है, तो हमें प्रॉपर्टी जो मिली है वो क्या प्रॉपर्टी मिली, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टील की, वो वियर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि वो टूटेगा नहीं, वो वियर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी इसकी। फटीग लिमिट का मीन्स, फटीग का मीन्स क्या होता है, हम किसी रोड पर बार बार क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है, तो अगर हम बार बार फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डैमेज होगा। ठीक है, तो इसके हम जितनी बार फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो लिमिट है डैमेज होने की वो क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फटीग है, ये आपका आगे का वर्ड है चैप्टर 5th या 6th, चैप्टर 6th में शायद चैप्टर 5th, आपका चैप्टर 5th में हम पढ़ेंगे वियर रेजिस्टेंस, फटीग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप बस इतना समझो, फटीग का मीन्स क्या होता है, हम बार बार फोर्स अप्लाई करते हैं किसी रोड पर ताकि वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, वो टूट जाए। जो उसकी टूटने की लिमिट है वो ज़्यादा देर होनी चाहिए, यानी कि
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उसका यानी कि सपोज करो 10 मिनट तक हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, बार बार हैमर से हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या हुआ, टूट गया। ऐसे हमारे पास में दूसरा स्टील है, ठीक है। अब स्टील, इस स्टील पर हमने फोर्स अप्लाई किया हैमर के थ्रू, ठीक है। और ये कब टूट गया, ये 8 मिनट में टूट गया, ठीक है। ये 8 मिनट में टूट गया और ये कितने 10 मिनट में। तो फटीग लिमिट किसकी ज़्यादा रहेगी, 10 मिनट वाले की, क्योंकि इसने ज़्यादा क्या किया, ज़्यादा इसने लोड लिया था। उसके बाद में ये क्या हुआ, फटीग फेलियर हुआ, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो फटीग लिमिट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन का मीनिंग क्या था, जैसे हम हिंदी में जानते हैं, कोरोजन का मीन जंग लगना। यानी कि जो रेजिस्टेंस टू कोरोजन मीन्स जो हमारे पास में स्टील है उस पर जो कोरोजन आएगा वो क्या है, कोरोजन इतनी जल्दी नहीं आएगा, उस पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, कोरोजन नहीं आएगा। अब बात करते हैं नाइट्राइडिंग प्रोड्यूस हार्ड केस विदाउट क्वेंचिंग और एनी फर्दर ट्रीटमेंट। तो आप लोगों ने एक ये पॉइंट नोटिस किया है, जब हम नाइट राइडिंग और केस हार्डनिंग जो हमने किया था, अभी जो मैंने पढ़ा था नाइट राइडिंग केस हार्डनिंग, तो इन दोनों ही मेथड में जब हम हार्डनिंग करें तो हमें क्या रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, हमें क्वेंचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमें जो नाइट राइडिंग मेथड हमने केस हार्डनिंग लिया था, इसमें हमें क्वेंचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इसको कूल करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें मीडियम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्वेंचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई हमें हीट ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता फर्दर। एट द नाइट्राइडिंग टेम्परेचर अमोनिया गैस एसोसिएट्स विथ, तो आप देख सकते हो अमोनिया है वो किस में होगा, 2 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो जाएगा। द एटोमिक नाइट्रोजन थस फॉर्म्ड डिफ्यूज इनटू द आयरन। Nitriding is usually applied to medium carbon alloy steels which acquire high wear resistance as a result, ठीक है। तो आपने केस हार्डनिंग पढ़ लिया, नाइट्राइडिंग पढ़ लिया और टेम्परिंग भी पढ़ लिया।